प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। नागपुर से विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा समेत कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी महबूब नगर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा। कहा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आयोग प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग दिवस पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला। दोनों सदनों ने अस्थायी फंडिंग बिल को दी मंजूरी। बिल में सरकारी फंडिंग को 45 दिनों तक चालू रखने की कही गई बात। मोहम्मद मोइज मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। दूसरे और अंतिम दौर के मतदान में मौजूदा मोहम्मद सोलेह को 54% वोटों से दी मात। पीएम मोदी ने मोइज को पीएम बनने पर दी बधाई। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। निशानेबाजी के ट्रैप स्पर्धा में पुरुष टीम ने जीता स्वर्ण। महिला टीम को मिला रजत। गोल्फ में अदिति अशोक रजत जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैला निगार। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे हैं और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहां पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 जगहों पर इसकी शुरुआत होगी और फिर बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित सफाई अभियान में भाग लिया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो कोटा बूंदी में श्रमदान करते हुए आप लोकसभा अध्यक्ष को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में लोग बड़े स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नागरिकों से आज सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील की है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों से आज एक मेगा स्वच्छता अभियान चलाने और स्वच्छता अभियान के लिए हाथ मिलाने और समय निकालने का आग्रह किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक बाजार स्थानों
रेलवे पटरियों, जल निकायों, पर्यटन स्थलों और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सफाई गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवेदन पर स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मना रही है। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। स्वच्छता का संदेश कि जो गांधी जी ने आज़ादी से पहले शुरू किया और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार हैं। हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। बदलाव हमें दिख रहा है, लेकिन अधिक से अधिक लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। प्लास्टिक के कूड़े को अलग करें, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें और अगर करें तो उसको अलग फेंकें और साथ में जो गीला कूड़ा है उसको अलग करें, उसकी कंपोस्टिंग हो। जो मेटल वेस्ट है उसको अलग रिसाइकलिंग में डाला जाए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। लाखों महिलाओं की मृत्यु या बच्चों की मृत्यु केवल गंदगी के कारण होती थी, जो बीमारियां उनको लगती थी। जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए। आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य भी हुआ। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला में 1 घंटा 1 तारीख 1 अक्टूबर अभियान में भागीदार बनते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोपरनिकस मार्ग के प्रिंसेस पार्क इलाके में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1 घंटे तक नालियों की सफाई की। साथ ही साथ अभियान में साथ देने आए स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। सफाई के इस महा अभियान में एनडीएमसी के कर्मचारी भी शामिल हुए। अभियान के पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कचरा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। 14 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो हमारे यहाँ जो वेस्ट होती है, कचरा होता है, इसकी प्रोसेसिंग, रीप्रोसेसिंग सिर्फ 15% होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 टन कूड़ा हम बनाते हैं, बनता है, तो उसमें सिर्फ 15 टन जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2014 से लेके आज तक वो 15-16% से लेके आज 76% होता है। और दूसरा, ये जो लेगेसी डंप साइट्स हैं बड़े बड़े, जैसे गाजीपुर में वो डंप साइट है कचरे की, उसकी बायो रिमीडिएशन जो भी है वो भी हम 2 साल में पूरी कर लेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अब हम गार्बेज फ्री सिटीज बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का साथ देने आए एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का असर है कि देश में 9 लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता मुहिम चली है। आज लगभग 9 लाख से ज़्यादा जगहों पर एक साथ श्रमदान हो रहा है। आप देश में जहां भी जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, आपको लोग श्रमदान करते मिलेंगे और वास्तव में अपने भारत को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता मिशन के लिए देशवासियों द्वारा चलाया गया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है, शायद सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता के लिए होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता पखवाड़े में भाग लेते हुए कठुआ के विद्या भारती संस्थान में श्रमदान किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान जैसे अभियानों के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विकास के बुनियादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्हें पिछली सरकार नजरअंदाज कर रही थी। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014 में जो उनका पहला भाषण था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का भी आह्वान किया था। बहुत सारे लोग चकित रह गए कि साहब प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते लाल किले से खड़े होकर, लेकिन अब 8-10 वर्ष गुजर जाने के बाद हमें समझ आया कि जो मौलिक विषय हैं, जो एक राष्ट्र के स्वास्थ्य और राष्ट्र के विकास के लिए एक नींव का काम करते हैं, उन विषयों को प्राथमिकता देने का काम मोदी जी ने किया, जो शायद पहली सरकारें करने से चूक कर गई थी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की। कहा कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कचरा मुक्त भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी महबूबनगर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH 163G के खम्मम खंड तक 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी महबूबनगर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH 163G के खम्म खंड तक 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। पीएम मोदी NH 365BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्म खंड की 4 लेन सड़क परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
करीब 2460 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना हैदराबाद विशाखापट्टनम गलियारा का हिस्सा है, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी को और वेलफेयर एक्टिविटी को प्रोजेक्ट्स को फाउंडेशन स्टोन डालना डेडिकेट करने के लिए अक्टूबर 1 तारीख को तेलंगाना जो महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उस दिन लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हसन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2170 करोड़ रुपए की लागत से बनी कर्नाटक के हसन से चेरलापल्ली तक एलपीजी पाइपलाइन क्षेत्र में एलपीजी परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी कृष्णापट्टनम से हैदराबाद तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। एक बड़ा जो नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है एनटीपीसी का लगभग 800 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट्स को तेलंगाना जनता को, देश के जनता को डेडिकेट करने वाले है। लगभग 6,000 करोड़ खर्च करके एनटीपीसी का प्रोजेक्ट्स पूरा किया है। पीएम मोदी हैदराबाद विश्वविद्यालय की 5 नई इमारतों का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा अपने आप में बेहद खास है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिससे तेलंगाना के निवासियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। सहयोगी निश्चल कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, महबूबनगर, तेलंगाना। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा लेखा विभाग के 276वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के पास सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए आज उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना जरूरी है। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में हमें सीमित संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। और आप डिफेंस सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का जिस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का हमारे यहां जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं, और इस काम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आपके इस काम के प्रति मैं अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए अधिक सशक्त सैन्य बल की जरूरत होगी। इसके लिए वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। डीएडी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत ने भी अपना 76वां वर्ष पूरा किया है। आप सब तो जानते हैं कि यह जो कालखंड है, यह कोई साधारण कालखंड नहीं है। यह काल अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी ने इसका नॉमेनक्लेचर दिया है अमृत काल का। और इस अमृत काल की समाप्ति तक भारत जब अपना 100वां स्वाधीनता दिवस मना रहा होगा और आपका विभाग 300 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस समय यानी 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब स्वाभाविक है कि यदि हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो हमारे पास आज की स्थिति से भी कहीं अधिक सशक्त आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत होगी। और हमारी फोर्सेस के पास आधुनिक आर्म्स एंड इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो उपलब्ध फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज जयपुर के मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वोटर्स पहली बार घर बैठे वोट डाल सकेंगे। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट भी 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ राजस्थान विल बी कमीशन हैज स्टार्टेड द फैसिलिटी फॉर वोटिंग फ्रॉम होम। तो जो हमारे 80% से ज़्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर, अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये वोट देना। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में भारत अमेरिका संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज हर तरह से ये रिश्ता अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़ गया है। यही वजह है कि आज हम इसे परिभाषित करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हम वास्तव में मानक बढ़ाते रहते हैं, हम नए नए डोमेन ढूंढते रहते हैं। आज भारत और अमेरिका एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम वास्तव में एक दूसरे को बहुत ही वांछनीय और सहज साझेदार के रूप में देखते हैं। And the United States have moved to a position where Gandhiji's message is very complicated, but its essence is actually very, very simple. So, when we took up the G20 presidency, the responsibility, in many ways, I must say that message was at the heart of our thinking. Reflected what we are trying to do in India, what I think many Americans are trying to do in America, what we, India and America, should be doing with the world, which is to leave no one behind. और अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन का खतरा भी लगभग टल गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने संघीय सरकार को 45 दिनों की फंडिंग के लिए पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दे दी है। बिल को सीनेट से भी मंजूरी मिल गई है और अब नवंबर के मध्य तक शटडाउन का खतरा टल गया है। डेमोक्रेट सहित अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने फंडिंग बिल के समर्थन में वोट किया। ये विधेयक 17 नवंबर तक 45 दिनों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को फंड मुहैया कराएगा। और मोहम्मद मुइज मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं। मोहम्मद मुइज ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को 18,000 वोटों से हराया है। मालदीव में राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरी बार वोटिंग हुई। इससे पहले 8 सितंबर को पहले राउंड की वोटिंग हुई थी, हालांकि तब किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित मोहम्मद मुइज को मालदीव का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। निशानेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों की ट्रैप टीम इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। डारियस चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वी राज की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेलों में भारत का ये 11वां स्वर्ण पदक है। भारतीय टीम ने 361 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। भारत की महिला टीम ने ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। मनीषा के राजेश्वरी कुमार और प्रीति राजक ने 337 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। चीन ने इस इवेंट का गोल्ड जीता। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि आज अंतिम राउंड में वो अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए और इसी के साथ वो एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।